रविवार है और 11 बज चुके हैं। आप लोगों के साथ संवाद के लिए मैं फिर लाइव उपस्थित हूँ। आज रविवार को हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं 2-3 हफ्ते से, राजनीति के 10 नाटक, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज एक अलग से चर्चा करनी है थोड़ी सी। वो चर्चा ये करनी है कि हम लोगों ने ऋषिकेश कार्यालय बंद कर दिया। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि 8 मार्च से हम लोगों ने ऋषिकेश कार्यालय बंद कर दिया। 2 वर्ष ऋषिकेश में हम लोग रहे। 2 वर्षों तक वहाँ गंगा के किनारे एकांत में रह करके हम लोगों ने चिंतन किया, मंथन किया, कुछ निष्कर्ष निकाले, आगे का समाधान सोचा। थोड़ा सा 5-7 मिनट में मैं वहाँ की चर्चा को करके उसके बाद फिर विषय पर आ जाऊंगा। ऋषिकेश में जैसा कि हम समझते थे उस मुताबिक वहाँ के जो भी रहने वाले लोग थे बड़े अच्छे लोग मिले। मुझे पहले से ये अंदाज था कि वहाँ तो पहाड़ी लोग रहते होंगे, आदिवासी होंगे, बैकवर्ड क्लास के लोग होंगे, लेकिन नहीं, वहाँ तो ब्राह्मण राजपूतों की संख्या ही बहुत ज्यादा थी। बहुमत उन्हें लोगों का था करीब करीब। पूरे उत्तराखंड का यही हाल है, केवल ऋषिकेश का ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में आदिवासी बहुत कम है, शायद होंगे, हमको पता नहीं है, लेकिन नहीं के बराबर है। इस तरह दूसरी बात कि वहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था। आप अगर बिहार से और यूपी से तुलना करें तो आसमान जमीन का फर्क था। कोई अपराध का डर नहीं था। हम लोग अपना घर खुला रखते थे, रात को भी खुला रखते थे। कहीं ऐसा नहीं है कि ताला बंद करें या अंदर से बंद करें, वो भी नहीं करते थे। जरा भी किसी तरह का कोई चोरी डकैती, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा मारपीट, किसी तरह का वहाँ डर नहीं था। वहाँ मेयर इतना अच्छा व्यवहार, वो प्रायः हम लोगों के कार्यालय में चली आती थी, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। वहाँ का जो संत समाज था, संत समाज ने हम लोगों को बहुत सम्मान दिया, हाथों हाथ उठा लिया। 15 दिनों का हम लोगों ने जो राष्ट्रीय शिविर रखा, विचार मंथन वहाँ रखा, लगातार 15 दिनों का, तो वहाँ के संत समाज में मिलकर के, एक बड़े अच्छे संत है कृष्णाचार्य जी, खुद बैठते थे, 15 दिनों तक बैठते रहे। वो चर्चा में भाग लेते थे, मंथन करते थे विचारों का, और काफी उन्होंने ये कहा कि हम किराया भी नहीं लेंगे अपने आश्रम का। बाकी लोगों ने भी कहा कि आप हमारे आश्रम में जहां भी करना चाहें आप करिए, कोई आपको किराया देने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने तो कहा कि भोजन वगैरह भी हम कराएंगे। इस प्रकार वहाँ के संत समाज का भी बहुत अच्छा समर्थन हम लोगों को मिला। वहाँ के आम लोग भी बड़े अच्छे। वहाँ तो इस प्रकार हम लोगों का सम्मान था। आचार्य जी को तो वहाँ के लोग गुरु मानते हैं, आचार्य पंकज जी को। हम लोग बाजार में अगर चले जाते थे, मैं और आचार्य जी, कभी बाजार में चले गए, एक आध कोई चीज हम लोगों ने ले लिया, कहीं नाश्ता कर लिया, दुकानदार कहता था कि
आचार्य जी, आप लोगों की टीम, संतों की टीम, आप हमारे यहाँ आ गए, यही बहुत है। हम अपनी दुकान में पैसा नहीं लेंगे। कोई हम लोगों ने छोटा मोटा कपड़ा खरीद लिया, नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे आपसे। दुकानों में लोग पैसा नहीं लेते थे, इतना अच्छा व्यवहार था। वहां हमने देखा कि कांग्रेस बीजेपी का चुनाव में चाहे जो भी विवाद था, लेकिन चुनाव के बाद बहुत अच्छा व्यवहार, कोई टकराव नहीं था। तो ये भी हम लोगों ने देखा। शुद्ध जल, शुद्ध हवा, पर्यावरण बहुत अच्छा। हम लोगों को वहां के सामान्य लोगों का भी व्यवहार हम लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत संक्षेप में बोलना है, मैं आपको इतना बता दिया कि वह वास्तव में जिसको देवभूमि कहा जाता है, उस स्थान को हम देवभूमि कह सकते हैं। फिर भी एक प्रश्न उठेगा कि आपने छोड़ा क्यों? तो वहां एक माइनस पॉइंट था। पहली बात तो ये कि जो ऋषिकेश क्षेत्र है वह देवभूमि तो है, लेकिन वो धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है। वैचारिक धरातल वहां बनना बहुत कठिन है। विपरीत विचारों के लोग एक साथ बैठे और बैठ करके विचार मंथन करें, तो विचार मंथन में वहां के लोग सीधा हम लोगों को कि आचार्य जी, महाराज जी, आप लोग धर्मगुरु हैं, बताइए हमें क्या करना है। हम कहते हैं कि भाई नहीं, आप हमको धर्मगुरु मत मानो, हम आप सब मित्र हैं। बैठ करके हम लोग विचार मंथन करें कि दुनिया की समस्याओं का समाधान क्या होगा। वो लोग कहते थे कि ये काम आप लोग करिए ना, विद्वान लोग करिए, हम लोग को काहे को इसमें डाल रहे हैं। तो विचार मंथन का केंद्र नहीं बन पाया, धार्मिक आस्था का केंद्र तो बना, बहुत अच्छा केंद्र बना, और इसलिए हम लोगों को सम्मान बहुत मिला। लेकिन वैचारिक धरातल पर हम लोग आत्म केंद्रित रह गए, उसको एक वैचारिक केंद्र नहीं बना सके ऋषिकेश को, जैसा हम सोच रहे थे। एक दूसरी वहां जैसे होता है ना कि हर जगह अच्छे भी लोग मिल जाते हैं, बुरे भी लोग मिल जाते हैं। एक सड़ी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। इतने अच्छे ऋषिकेश और देवभूमि में मकान मालिक हम लोगों को ऐसे मिल गए कि वो शुरू से ही कष्ट देते रह गए। बड़े अच्छे नामी रिटायर्ड डॉक्टर, हम देहरादून रोड में डॉक्टर भट्ट के मकान में रहते थे, तो बहुत बड़े आदमी, उनके अपने परिवार के लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में, जहाँ हम अभी रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में IAFS के बहुत बड़े अफसर हैं, उनके लड़के विदेशों में हैं। इस तरह बड़े आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न, और व्यवहार बहुत खराब। जब भी आते थे तो 25 तरह का सफाई रहनी चाहिए हमारे मकान में, गंध नहीं आनी चाहिए हमारे मकान में, लोग ज्यादा आ जाते हैं मकान में, और वो आते थे तो हम लोगों को लगता था कि कुछ ना कुछ कहेंगे ही, शिकायत करेंगे ही। हम लोगों ने सोचा सबने मिलकर के कि इनसे पिंड छुड़ाया जाए, दूसरा कहीं मकान ले लिया जाए। तो दूसरा मकान लेने में भी दिक्कत। हम लोगों ने फिर एक उपाय सोचा, क्यों ना हम एक अच्छी बड़ी जमीन खरीद करके अपना आश्रम बनवा लें। ऋषिकेश में आखिर तो रहना जब वही है, स्थायी रूप से रहना है, एक आश्रम बनवा लें। जब हम लोग जमीन देखने लगे तब पता चला कि यहाँ उत्तराखंड में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं।
प्रतिबंध है सरकार का। बड़ा विचित्र लगा कि हम यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं, हम आश्रम नहीं बनवा सकते हैं, सरकार की तरफ से रोक लगी हुई है, जमीन खरीदने पर रोक, उधर मकान मालिक एकदम से दुर्वासा टाइप, बहुत खराब व्यवहार। हम लोगों ने ये तय कर लिया कि ये रोज रोज के झंझट के बजाय अच्छा ये है कि ऋषिकेश छोड़ करके हम दिल्ली वाराणसी कहीं चले। वाराणसी इलाहाबाद ये बड़े अच्छे स्थान हैं, वैचारिक केंद्र हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस डॉक्टर भट्ट से तो पिंड छूटना चाहिए। और तब हम लोगों ने ऋषिकेश का कार्यालय बंद करने का मन बनाया, लेकिन डॉक्टर भट्ट ने चलते समय जो हम लोगों को दुख दिया वो जीवन भर याद रहेगा, मरने के बाद भी याद रहेगा। उसने सारा सामान का, हमारा जितना सामान था, कीमत कैलकुलेट करके और कुछ ज्यादा जबरदस्ती एकदम लूटपाट सलीके उन्होंने शुरू कर दिया। हम तो इतना पैसा लिए बिना आपको नहीं जाने देंगे, सामान नहीं जाने देंगे, सारा सामान आप छोड़ करके चले जाइए। इस प्रकार का मैं स्पष्ट कर दूं कि वहां के लोगों ने, ऋषिकेश के प्रमुख लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया। डॉक्टर भट्ट ने कहा कि बाहर निकल जाइए, कोई हमसे बात मत करिए, मैं इनका सामान नहीं जाने दूंगा एक भी। और इस तरह से उनका सही 48,000 रुपया उनका सही चाहिए था, 48,000 हम देने को तैयार थे, 48 आप ले लीजिए। फिर उन्होंने ज्यादा दबाव डालना शुरू किया कि नहीं ऐसा वैसे को, हमको तो ये चाहिए वो चाहिए, सब पूरा जब बहुत अन्याय करने लगे तो मैंने सोचा कि चलो 85,000 में निपटाते हैं। लेकिन उस आदमी ने बहुत निर्दयता पूर्वक व्यवहार करके, अपमानित करके, दुखी करके, बहुत ज्यादा क्या क्या आपको बतावें, और अंत में उसने 1 लाख रुपया ले करके और हम लोगों को पिंड छोड़ा। हो सकता है कि और भी बुरा हो सकता था, तो चलिए अगर ऐसे आदमी से अगर 10-20 हजार ज्यादा भी दे करके पिंड छूट गया तो मुझे उस बात का दुख नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको ये बता दूं कि ऋषिकेश में इतनी अच्छी बनी हुई सुगंधित खीर में एक छिपकली ने गिर करके तो सारा दुखी कर दिया वातावरण। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो भाई विचारक हैं, मुनि हैं, वानप्रस्थी हैं, हम तो ईश्वर से ही निवेदन कर सकते हैं। समाज को हमने सूचना दे दी, ईश्वर से निवेदन कर दिया कि उनको इसका परिणाम मिलेगा। हम किसी को कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन जिस तरह डॉक्टर भट्ट ने व्यवहार किया उस व्यवहार से मुझे हार्दिक कष्ट हुआ, और इसलिए मेरे मन से ये बात निकली कि इस आदमी को ईश्वर जरूर दंड देंगे यदि ईश्वर की नजर में इसने अन्याय किया होगा तो, और यदि नहीं किया होगा तो नहीं देंगे। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि उनको दंड देंगे। ये मैंने अपने दिल की बात बता दी आपको, ऋषिकेश का अनुभव बता दिया। आज हम लोग उस पर कोई प्रश्न यदि आएगा तो प्रश्न का उत्तर भी देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चूंकि ऋषिकेश के लोग भी सुन रहे हैं, पहले सूचना गई हुई है, कल फिर हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। डॉक्टर भट्ट भी आकर के सामने जूम पर जुड़ करके प्रश्न कर सकते हैं, हम उनको अवसर देंगे इस बात का कि आपने किस बात का हम लोगों से इस तरह से व्यवहार किया, कैसे आपने 48,000 की जगह 1 लाख ले लिया। अगर हिम्मत है तो आइए जूम पर, सबके पूरी जनता के सामने आप जवाब दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने कोई कुछ भी गलत नहीं किया है, आपने हम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो तो याद तो रहेगा ही। मैं तो आपको ये बता दूं कि हमारे
हम तो जो छत्तीसगढ़ में जो उनके परिवार के लोग हैं उनको अभी तक तो हम लोग बहुत अच्छा समझते रहे हैं। अब तो थोड़ा थोड़ा संदेह पैदा होगा ही कि पता नहीं वाकई उसी परिवार के हैं तो क्या होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त करें और आज की चर्चा शुरू करें। अपन आज का जो विषय है वो हम 3 सप्ताह से आज तीसरा सप्ताह है उस चर्चा में, और वो विषय ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से राज्य माने सरकार मतलब तंत्र ऐसा क्या मोह पैदा कर देता है, कौन सा कार्य ऐसा करता है जिससे उसके माया जाल में पड़कर हम लोग स्वेच्छा से अपने को गुलाम बना देते हैं। हम गुलाम हो जाते हैं और हर 5 साल में जाकर मुहर लगा देते हैं उस गुलामी में। आखिर वो कौन सा माया जाल है? तो उसमें हम लोग ये मानते रहे हैं कि राज्य हमेशा 10 प्रकार का नाटक करता है इसमें, और वो 10 प्रकार के नाटकों में से हम इसके पहले 3 की तो चर्चा कर चुके हैं। अब हम आज 2 की और चर्चा करेंगे और फिर अगले सप्ताह 5 विषयों पर हम और आपसे चर्चा करेंगे। इस तरह से 10 नाटक पूरे होंगे और उसके बाद हम समाधान पर चर्चा शुरू करेंगे 1 सप्ताह के बाद। तो आज हम 2 नाटकों की चर्चा करेंगे आपके सामने। क्योंकि ये बड़े बड़े विषय हैं इसलिए आज हम 2 ही में निपटाएंगे, बाकी 5 और बचेंगे तो अगले सप्ताह हम लोग 5 को एक साथ ले लेंगे। अब ये 2 क्या क्या है? उसमें पहला तो सूत्र ये है राज्य का कि वह समस्याओं का इस प्रकार समाधान करता है कि समस्याएं कभी सुलझे ही नहीं। देखिए, कोई भी समस्या यदि आप सुलझाएंगे तो उस समस्या के दोनों पक्ष होते हैं, कुछ लाभ होता है और कुछ हानि होती है किसी भी समस्या का। तो अगर आप किसी भी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे तो उसके दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं, दोनों एस्पेक्ट होते हैं, स्वाभाविक है ये। तो राज्य किस प्रकार से सुलझाता है? राज्य इस प्रकार से सुलझाता है कि उस समस्या को इस तरह सुलझाया जाए कि उससे एक नई समस्या पैदा हो, बढ़े, और जब वो समस्या बढ़ेगी संतुलन न रहे, बढ़े, और जब वो समस्या बढ़ेगी तो उस समस्या को सुलझाना शुरू करेंगे, ये समस्या बढ़ेगी। दोनों तरफ से राज्य हमेशा चलेगा। जैसे आप सोचिए, आदिवासियों का भौतिक विकास हो लेकिन उनकी मूल संस्कृति पर कोई प्रभाव ना पड़े, असंभव है एकदम। यदि आप भौतिक विकास होगा तो मूल संस्कृति में कुछ न कुछ बदलाव आना स्वाभाविक है। राज्य क्या करेगा कि राज्य भौतिक विकास हो और मूल संस्कृति में पर उसका कोई अंतर ना पड़े। अब परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, हम तो भाई बस्तर क्षेत्र देख रहे हैं, हम तो छत्तीसगढ़ में ही हैं। परिणाम ये हुआ कि नक्सलवाद आ गया। बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद आने का सिर्फ एक कारण है, एक, और वो है कि आदिवासियों की मूल संस्कृति में बदलाव नहीं आना चाहिए। तो अब मूल संस्कृतियों में जब बदलाव आने लग गया तो भौतिक विकास रोक दिया गया। अब बताइए इन लोगों ने किया क्या वहां कि बस्तर क्षेत्र में बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित, कोई नहीं जा सकता है। क्यों भाई?
क्योंकि अगर बाहरी लोग जाएंगे तो वहां के लोगों की खान पान, बोलचाल, भाषा, पहनावा, सब में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा, और बदलाव आना नहीं चाहिए। ये कैसे संभव है? लेकिन संभव कर दिया इन लोगों ने। तो न उनका भौतिक विकास हो पाया, न उनकी मूल संस्कृति रुक पाई। वहां के लोग बहुत ही अच्छे थे। आपको ये बता दें, जिनको आदिवासी कहा जाता है, क्योंकि मैं तो आदिवासी क्षेत्र का हूं, 90%, वहां पर 80% आदिवासी हैं हमारे जिले में, तो बहुत अच्छा व्यवहार है। आप जरा कल्पना करिए कि इतने अच्छे व्यवहार के लोग नक्सलवादी कैसे हो गए, हत्याएं कैसे करने लग गए? उसका मुख्य कारण यही है, भौतिक विकास तो हो, लेकिन उनकी मूल संस्कृति में बदलाव न हो। ये तो पूरी तरह असंभव था। हम सरगुजा जिले में रहते हैं, बलरामपुर जिले में, तो बलरामपुर रामानुजगंज जिला हमारा है। अब वहां क्या इन लोगों ने किया है, आप देश के लोगों ने सुना नहीं होगा अब तक। वहां इन लोगों ने ये किया कि भौतिक विकास हो, लेकिन इनकी मूल संस्कृति में बदलाव ना हो। तो वहां एक जाति है पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा के लोग, उनकी जनसंख्या कम ना हो जाए किसी भी तरह से, तो इन लोगों ने एक कानून बनाया हुआ है कि पहाड़ी कोरवा लोगों की आबादी बढ़नी चाहिए। अब पहाड़ी कोरवा लोगों की आबादी क्यों बढ़नी चाहिए? तो भाई वो नमूना रखना चाहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पहाड़ी कोरवा भी रहते थे। अजूबा पहाड़ी कोरवा, देखिए ये पहाड़ी कोरवा है। अरे भाई, यदि उनकी संस्कृति बदल जाती है, वो अगर दूसरी संस्कृति के साथ तालमेल होता है, सामंजस्य होता है, संतुलन बनता है, आपका क्या उसमें हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए? तो उनका भौतिक विकास हो, लेकिन दूसरी संस्कृति के साथ तालमेल न हो, असंभव है एकदम। लेकिन ये असंभव काम वो लोग हमेशा करते रहे हैं और कर ही रहे हैं। अब आप जरा सोच लीजिए कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, साधारण सा उदाहरण है एकदम। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कहानी बता रहा हूं, घटना नहीं, एक कहानी बता रहा हूं। कहानी आप समझिए कि भगवान से भेंट हुई और खूब तपस्या की, और तपस्या करके मैंने कहा कि भगवान हमको आप इस तरह का कोई वरदान दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, मांगो। सोच साच करके मैंने भगवान से कहा कि दुनिया की सारी बीमारियां दूर कर दीजिए, कम से कम भारत की। भारत में बीमारी खत्म हो जाए एकदम, कोई बीमारी किसी को ना हो। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि जाओ, तुमको वरदान दे दिए, तुम 1 घंटे बाद सोच करके और इसको मांगना, तुमको मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब जब हम 1 घंटे बाद सोचने लगे तो डॉक्टरों ने कहा कि हम हड़ताल कर देंगे, एकदम आज से हड़ताल कर देंगे। ये तो आपको भगवान के यहाँ से तो 1 महीना बाद में मिलेगा, ये सारा खत्म होगा। अभी जो बीमार है ये तो मर जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे पूरे भारत में। हम हड़ताल कर देंगे, हमारा रोजगार कहाँ जाएगा? अगर बीमारी खत्म हो जाएगी तो डॉक्टर तो बहुत बेरोजगार हो जाएंगे। तो नेता लोगों ने कहा कि भाई बेरोजगारी तो नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि रोजगार तो देना हमारा काम है। इतने डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? और अंत में सब कुछ है। और अभी अगर ये डॉक्टर हड़ताल कर देंगे तो लाखों लोग तुरंत मर जाएंगे। अंत में सोचते साधते
मैंने कहा कि हे भगवान, हमको कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, क्योंकि आज तो तुरंत हड़ताल हो जाएगी और ये रोजगार खत्म हो जाएगा डॉक्टरों का। बताइए, अब डॉक्टरों का रोजगार खत्म न हो जाए, इसलिए हम भगवान से ये वरदान मांगना छोड़ दिए, नहीं मांगे। आज की स्थिति यही है। एक आपको और हम इसी तरह की कहानी बता देते हैं कि भगवान से मैंने कहा कि भगवान हमको कुछ दो, तो भगवान ने कहा कि तुमको तो भौतिक आवश्यकताएं हैं, ठीक, चलो ठीक है, जाओ, तुमको खजाने का चाबी दे दिए, जो चीज उठाना है उठा लो, जितना सिर पर लाद सकते हो लाद लेना, उठाते चले जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, उठाते जाओ, लेकिन जो चीज उठा लोगे वो चिपक जाएगा, फिर उसको छोड़ना मत, जब तक बाहर नहीं निकलोगे अंदर में छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हम अंदर गए, देखे बड़ा लोहा है, तांबा है, उठा लिए जितना उठाना था। फिर आगे बढ़े तो चांदी मिला, तो जब चांदी मिला तब तक तो पूरा लोहा तांबा तो हम उठा चुके थे, चांदी मिला तो क्या करें, थोड़ा सा और उठा लिए, और आगे बढ़े तो देखे कि हीरा मोती जवाहरात सोना सब है। अब क्या करें, अब तो पूरा वजन तो सिर पर लदा हुआ है, उठा पा नहीं रहे हैं, और थोड़ा सा सिर के ऊपर लाद लिए, और लाद लिए तो वहीं गिर गए, और गिर गए तो मर गए। ये स्थिति है। तो हमने सरकार को जिम्मा दिया, सरकार तुम्हारा काम क्या है, अपराध नियंत्रण, सुरक्षा और न्याय, सरकार को हमने जिम्मा दिया। अब सरकार जब घुसी उसके अंदर, तो सरकार को सबसे मिला दहेज पहले, तो दहेज को उठा लिया उसने, तो अब उसको दहेज मिल गया, छुआछूत मिल गया, नशा मिल गया, समस्याएं समस्या 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 दिखते रही सरकार को, सब अपने सिर के ऊपर लाद दिए, जो उसका काम नहीं था, सारी समस्याओं को उसने अपने सिर पर लाद लिया। और जब अपराध नियंत्रण, सुरक्षा और न्याय की बारी आई तो ओवरलोडेड हो गई, न्यायपालिका ओवरलोडेड, पुलिस ओवरलोडेड। अब सुरक्षा और न्याय का क्या होगा, क्योंकि सरकार तो दहेज रोक रही है, तंबाकू रोक रही है, बाल विवाह रोक रही है, तो ये बलात्कार कौन रोकेगा, क्योंकि सरकार तो बाल विवाह रोक रही है। तो ओवरलोडेड हो गई गवर्नमेंट। क्यों ओवरलोडेड हो गई भाई, तो बेमतलब का काम इसने उठा लिया, जो नहीं उठाना चाहिए। इसको तो सीधे अपना जाना चाहिए था सुरक्षा में, आइए हरा, हमको इधर लोहा तो है, क्या करेंगे उठा करके बेमतलब का, हमको तो सोने चांदी को उठाना है। ये तो ओवरलोडेड हो गए, और ओवरलोडेड हो गए तो कोलैप्स कर गई गवर्नमेंट। हम आपको एक बात बता दें कि हमारी भारत की जो सरकारें हैं सन 47 से आज तक, ये सुरक्षा और न्याय के मामले में कोलैप्स कर गई है, समाप्त हो गई है, कहीं कुछ नहीं है। ये तो भगवान भरोसे चल रहा है जो चल रहा है, सरकार के भरोसे आपको सुरक्षा और न्याय कहीं मिलने वाला नहीं है, एकदम अपने भरोसे जो भी आप चलाइए। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। एक दूसरा और आपको मैं बताऊं, क्योंकि दो बातें आपको बतानी थी, एक तो मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा एक ये है कि राज्य हमेशा एक नाटक करता है, प्रयत्न करता है कि प्रशासनिक समस्याएं, इनका सामाजिक समाधान। 3 तरह की समस्याएं होती है, देखिए, एक आपराधिक होती हैं, एक सामाजिक कुप्रथाएं होती हैं, एक आर्थिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक असमानता। तो ये
तीन तरह की समस्याएं होती हैं। प्रशासनिक समस्याएं क्या क्या होती हैं? उसमें है चोरी, डकैती, मिलावट, जालसाजी, धोखाधड़ी, बल प्रयोग, हिंसा, आतंकवाद, ये सब प्रशासनिक समस्याएं हैं, आपराधिक समस्याएं हैं। इनका प्रशासनिक समाधान होना चाहिए। सामाजिक समस्याएं क्या क्या है? छुआछूत। छुआछूत एक सामाजिक समस्या है। महिला उत्पीड़न, पुरुष और महिला के बीच में यदि कुछ मामला फंसता है तो ये एक सामाजिक समस्या है। वैश्यावृत्ति, सती प्रथा, ड्रग्स, शराब, गांजा, अफीम, कोकीन, ये सब सामाजिक समस्या है, प्रशासनिक नहीं है। बाल विवाह, बाल श्रम, रंग भेद, महिला पुरुष भेद, ये सब प्रशासनिक समस्याएं नहीं है, सामाजिक कुप्रथाएं हैं ये सब। तो मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक या आपराधिक समस्याएं अलग होती हैं और सामाजिक कुप्रथाएं अलग होती है। ये भी बहुत है कुप्रथाएं समाज में, तो आपको जगह जगह कुप्रथा मिल जाएगी। बहुत सी हजारों कुप्रथाएं हैं समाज में जो पुराने समय से चलती रहती है, बदलती रहती है। कभी पर्दा प्रथा कुप्रथा थी, कभी कन्या भ्रूण हत्या नाम की कुप्रथा थी, कभी बहुविवाह था। ये सब कुप्रथाएं हैं, ये कोई आपराधिक समस्या नहीं है, प्रशासनिक समस्या नहीं है। और इसी तरह से कुछ आर्थिक समस्याएं भी हैं। आर्थिक समस्याओं में जैसे श्रम शोषण आर्थिक समस्या है। आर्थिक विषमता, गरीब और अमीर के बीच में जो बढ़ता हुआ अंतर है, ये आर्थिक समस्या है, प्रशासनिक समस्या नहीं है। ये सामाजिक समस्या भी नहीं है। ब्लैक करना, अपना सामान महंगे में बेचना, ये आर्थिक समस्या है, प्रशासनिक नहीं है, सामाजिक समस्या भी नहीं है। ये बहुत सी बेरोजगारी, किसी भी प्रकार का श्रम शोषण, ये आर्थिक समस्या है, खास करके आर्थिक शोषण। तो अब ये तीन तरह की अलग अलग समस्याएं हैं। आपराधिक समस्याओं का समाधान होता है प्रशासनिक, सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है सामाजिक, और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है आर्थिक। ये तीन थ्योरी है एकदम मान्य। लेकिन हमारे देश के लोगों का क्या हाल है, भारत के लोगों का क्या हाल है? अपना चिंतन तो इनके पास है नहीं, या तो इनमें समझदारी का अभाव है। मैं आपको एकदम ये बता दूं, समझदारी तो है नहीं, एकदम अपना चिंतन नहीं है। विदेशों का चिंतन उधार ले लिए। अब विदेशियों ने कहा कि प्रशासनिक समस्याओं का सामाजिक समाधान। अब प्रशासनिक समस्याएं क्या है? चोरी, डकैती, आतंकवाद, ये प्रशासनिक आपराधिक समस्याएं हैं। बलात्कार आपराधिक समस्याएं हैं सब। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अब बताइए, हमारे देश के नेता लोग डाकुओं का हृदय परिवर्तन करते हैं। चंबल के डाकुओं का हृदय परिवर्तन कर लो, तो समाज का काम है हृदय परिवर्तन करना, आपका काम थोड़े है। बस्तर के आतंकवादी, जो बस्तर में जो आतंकवादी हैं, नक्सलवादी, उनके साथ मानवता का व्यवहार करो। किसी के साथ अमानवीय व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं।
अब सोचिए इन लोगों का हाल कैसा हाल है कि जो समस्याएं प्रशासनिक हैं, आपराधिक समस्याएं हैं, उनका प्रशासनिक समाधान होगा, उसमें हृदय परिवर्तन। क्या करते हैं लोग? महात्मा जी जेल के कैदियों को प्रवचन दीजिए, तो जेल के कैदियों को प्रवचन दीजिए। ये निकम्मे महात्मा जी बाहर के लोगों को तो समझा ही नहीं पा रहे हैं। खुला मैदान है, सारा हिंदुस्तान खुला मैदान है, तो बाहर के लोगों को ही कोई किसी को नहीं समझा पा रहे हैं। जेल के लोगों को जाकर के हृदय परिवर्तन करें, क्योंकि वहां जेल में जाएंगे थोड़ा सा और ड्रामा करेंगे तो पैसा मिलेगा वहां से कुछ। बाहर के लोगों का कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये निकम्मे लोग ये सामाजिक समस्याओं का समाधान तो नहीं कर पा रहे हैं साधु संत लोग। अब सोचिए आप जरा, ये संत लोग क्या कहते हैं कि सामाजिक समस्याओं के लिए, सामाजिक समस्याएं मैंने आपको बताई हैं। अभी आप लोग जरा एक कहानी सुन लीजिए, कहानी नहीं, वास्तविक घटना आपको बता दें कि कुछ गुंडों ने मिलकर के और महाराष्ट्र में गुंडागर्दी की। सरकारी गुंडों ने महाराष्ट्र में एक बेचारे रिटायर्ड सैनिक को बिना गलती के पीट दिया, बिना गलती के। ये सारे गुंडे तो जमानत पर छूट गए, पीटने वाले। और जेल में कौन चले गए? गांजा पीने वाले। गांजा पीने वाले तो जेल में चले गए, उनकी तो जमानत हाई कोर्ट से रिजेक्ट होगी, अब हो गई। बड़ा भारी अपराध, गांजा पीता था, ड्रग्स। अरे पीटा तो मारपीट तो होती ही रहती है, और खास करके महाराष्ट्र में। और जब गुंडों के समर्थन से सरकार चले तो मारपीट नहीं होगी तो और क्या होगा? जेल से छूटेंगे ही। तो मारपीट तो होते रहती है, हत्याएं ये सब कोई खास बात नहीं है। ड्रग्स नहीं होना चाहिए, तो ड्रग्स वालों को जेल में डाल दो, गुंडों को बेल और ड्रग्स को जेल। ये है भारत के लोकतंत्र का खेल। ये लोकतंत्र है यहां पर, किस प्रकार का चल रहा है यहां पर। अब बताइए, सोचिए आप, विदेशियों ने कह दिया सती प्रथा अपराध है, सती प्रथा अपराध है। हमारे इन नालायकों ने, आज भी ये नालायक लोग कह रहे हैं सती प्रथा अपराध है। क्या अपराध है सती प्रथा में? जब तक कोई बल प्रयोग नहीं होता है तब तक कोई भी कार्य अपराध नहीं होता है। उसमें बल प्रयोग होगा तो अपराध होगा। तो अपराध क्या है? बल प्रयोग। अगर कोई स्वेच्छा से आत्महत्या करता है, अब वो सुशांत ने स्वेच्छा से आत्महत्या कर ली, सुशांत ने आत्महत्या, कौन सा अपराध हो गया उसमें? कर लिया आत्महत्या। अरे भाई, आत्महत्या जो किया तो किसमें? ड्रग्स से के कारण किया, अय्याशी के कारण किया, कर लिया। अब वो आत्महत्या सुशांत ने कर ली तो बना दिया उसको बड़ा भारी तमाशा खड़ा कर दिया। ये समझ में नहीं आता है। अब आप किसी से पूछिए सती प्रथा, अरे क्या सती प्रथा, कहां हो रही है, कौन हो रहा है सती? तो सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, बहु विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसे नालायक लोग कानून बनाते हैं, बहु विवाह, एक से ज्यादा विवाह नहीं होना चाहिए। ये प्रशासनिक समस्या है क्या? बहु विवाह सामाजिक कुप्रथा है। सामाजिक कुप्रथाओं का छुआछूत कोई अपराध होता है, लेकिन छुआछूत को अपराध बना दिए लोग। तो ये बिल्कुल राज्य जो होता है, जब राज्य अपराध नियंत्रण नहीं कर पाता है,
देखिए, दो बात आपको मैं बता देता हूं। पहला, धर्म गुरु जब निकम्मे हो जाते हैं, धर्म क्षेत्र जब व्यवसाय बन जाता है, तब निकम्मे धर्म गुरु सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार तंबाकू रोको, सरकार तुम बाल विवाह रोको, सती प्रथा सरकार रोके, सब प्रकार के जो कुप्रथाएं हैं ये सरकार रोके। सरकार का काम है कि अब वो बाल विवाह रोके, बाल श्रम रोके, नस्ल भेद, महिला, ये सब निकम्मे धर्म गुरु जिनका काम था कि लोग शराब न पिए, लोग नशा न करें, गांजा न पिए, ये निकम्मे धर्म गुरु, असफल धर्म गुरु निवेदन करते हैं सरकार से कि सरकार शराब रोके, सरकार गांजा रोके, बाल विवाह रोके। ये असफल निकम्मे धर्म गुरु निवेदन करते हैं। और असफल सरकार इनके निवेदन को स्वीकार करके, वाह हमने सती प्रथा रोक दी। अरे सती प्रथा रोक दी तुमने बाल विवाह रोक दिया। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो विवाह की उम्र क्यों बढ़ाई गई, क्योंकि आबादी तेजी से बढ़ रही है तो विवाह की उम्र बढ़ाओ। तो आबादी रोकने के इन्होंने विवाह की उम्र बढ़ा दी, और विवाह की उम्र बढ़ा दिए तो उसका परिणाम हुआ कि बलात्कार बढ़े। परिणाम तो होगा ही। ये समस्या का समाधान इस प्रकार से करते हैं कि उससे किसी नई समस्या का जन्म हो। अब ये छुआछूत रोक दो, आदिवासी हरिजन एक्ट बना करके, आपको जानकारी होनी चाहिए, सरकार के कानून के मुताबिक जो कानून बना हुआ है उसमें छुआछूत, आदिवासी एक्ट, हरिजन एक्ट, महिला कानून, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी का है। बर्डन ऑफ प्रूफ, कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए, कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। लेकिन डकैती, बलात्कार, आतंकवाद, इसमें कोई निर्दोष ना फंस जाए, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस का। जहां पुलिस का बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए वहां तो बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी का बना दिया, और जहां आरोपी का बर्डन ऑफ प्रूफ डकैती, वो प्रूफ करे कि मैंने डकैती नहीं की है, तो नहीं, संदेह का लाभ उसको मिलना चाहिए, वहां उसको संदेह का लाभ दे दो। आदिवासी एक्ट में तुरंत बंद कर दो एकदम। वाह आदिवासी एक्ट, बाप रे बाप, आदिवासी एक्ट, आदिवासी एक्ट, क्या आदिवासी एक्ट? ऐसा लगता है मुझे, मैं अपना अनुभव आपको बता दूं कि ऐसा लगता है कि गुंडों के दबाव में सरकारें कानून बना रही हैं, अपराधियों के दबाव में। गांजा जेल में बंद कर दो, फांसी दे दो, गांजा गांजा गांजा। और अवैध पिस्तौल और बंदूक छोटा केस है, बहुत छोटा केस है, ये हम बता दें आप लोगों को। अवैध शस्त्र छोटा केस है, मारपीट छोटा केस है। वो तो मैंने महाराष्ट्र का आपको उदाहरण बताया, साधारण मारपीट 323 कोई अपराध नहीं है, लेकिन गांजा बड़ा भारी गंभीर अपराध हो गया। ये चूक क्यों? क्योंकि पश्चिम में बंदूक पिस्तौल छोटा अपराध है और ड्रग्स गंभीर अपराध है। तो गुलाम मानसिकता के लोग यहाँ बैठ करके नकल करके हमारा संविधान बना दिए और नकल करके यहाँ सारा काम कर रहे हैं, और इसलिए ये लोग सामाजिक समस्याओं का सामाजिक समाधान नहीं होने देते हैं, प्रशासनिक समाधान उसका। हृदय परिवर्तन करो, अपराधियों का हृदय परिवर्तन करो, शराबियों को जेल में डाल दो। बिहार में नीतीश कुमार, तो क्या बताएं, नीतीश कुमार ने तो
अरे अपराध भले ही ना रुके तो ना रुके, शराब रुकनी चाहिए। तो भाई शराब रोकने का काम हम लोगों का है, साधु संतों का है, ऋषि मुनियों का है, समाज का है, लेकिन शराब नहीं चलनी चाहिए, रुकनी चाहिए। तंबाकू रुकनी चाहिए। बलात्कार भले ना रुके, कोई अर्जा नहीं है, बार बालाओं को रुकना चाहिए, वैश्यावृत्ति को रुकना चाहिए, बाल विवाह रुकना चाहिए, बलात्कार भले ही बढ़ते रहे। इस प्रकार के नेता लोग अब ये भूल से कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि सब कुछ जो हो रहा है वो जानबूझकर हो रहा है, क्योंकि 10 प्रकार के नाटक जो ये लोग कर रहे हैं, ये 10 प्रकार के नाटक ये लोग सोच समझ कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि भारत आर्थिक मामलों में क्यों पिछड़ गया? पिछड़ तो गया क्योंकि यहां का उत्पादन प्रभावित हुआ। अब हमारी सरकारों ने क्या किया? सरकार कह रही है कि वस्तुओं का मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए। वस्तुओं का मूल्य अगर नहीं बढ़ेगा तो क्वालिटी गिरेगी, उत्पादन गिरेगा। आपका उत्पादन गिरे तो गिरे, वस्तुओं का मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? अब आज मैंने सुना है सोनिया गांधी इलाज कराने विदेश जा रही हैं, क्योंकि हम भारत में अच्छे अस्पताल नहीं खुलने दिए, अच्छे कॉलेज स्कूल नहीं खुलने दे रहे हैं। सारा सरकारीकरण कर दो, व्यापार सारा सरकारीकरण। तो सरकारीकरण होगा तो यही होगा जो हो रहा है अभी। देख लीजिए सब सरकारी स्कूल, देख लीजिए सरकारी अस्पताल। कोई भी नेता सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाएगा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा जल्दी, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। लेकिन प्राइवेट वालों का फीस मत बढ़ने दो। ये यार माने पता नहीं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, फीस मत बढ़ने दो, फीस मत बढ़ने दो। अरे भाई तुम कंपटीशन करो ना, स्वतंत्रता पूर्वक बढ़ने दो फीस। तुम अपना सस्ता रखो, कौन रोक रहा है तुमको? लेकिन नहीं, हम नहीं बढ़ने देंगे। दादागिरी इन लोगों की चलती है इस तरह से। अगर आप निजीकरण नहीं होने देंगे तो क्वालिटी गिरेगी, उत्पादन गिरेगा, आयात करना पड़ेगा, जो 70 वर्षों से भारत में हो रहा है। कभी भारत आत्मनिर्भर आर्थिक दृष्टि से नहीं हो पाएगा। ये बड़ी भारी समस्या है। और इसलिए मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आर्थिक समस्याओं का आर्थिक समाधान होने दीजिए। अगले सप्ताह इस पर और थोड़ी सी चर्चा और आएगी, ये विषय अगले बार भी आएगा। आर्थिक समस्याओं का आर्थिक समाधान होने दीजिए, सामाजिक समस्याओं का सामाजिक समाधान होने दीजिए। निकम्मे धर्मगुरु सक्रिय हों। ये गांजा भांग सब हमारा काम है, हम लोग इसको सक्रिय होकर के करें। धर्मगुरु सक्रिय हो, सरकार बाहर हो इसमें से। सरकार का काम ये ड्रग्स रोकना नहीं है, सरकार का काम अपराध रोकना है। सरकार अपना काम करे, थोड़ा सा काम करे, अपराध नियंत्रण करे। सरकार का काम आत्महत्या रोकना नहीं है, सरकार का काम हत्या रोकना है। सरकार का काम भूख मिटाना नहीं है लोगों को, सरकार का काम रोजगार देना नहीं है किसी को। रोजगार आप स्वतंत्रता से लीजिए। सरकार का काम है कि किसी के रोजगार में कोई बाधा पैदा ना कर सके। स्वतंत्र कंपटीशन होने दीजिए। तो स्वतंत्र कंपटीशन में बाधा भले ही हो जाए, लेकिन रोजगार हम देंगे। सरकार खड़े हो जाते हैं कोई भी। मैं जब भी उनको सुनता हूं, रवीश कुमार को, बस अपना टीवी में एक रट लगाए रहेंगे, रोजगार 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 रोजगार। सरकार का ठेका है रोजगार देना। तुमको सरकार ने रोजगार दिया था, तुमने अपने अपने क्वालिटी के मुताबिक रोजगार लिया है। लेने दो सबको अपने क्वालिटी के मुताबिक।
ये आदिवासी है, ये छुआछूत सब खत्म, कोई मतलब नहीं है सबका, सब ये नाटक का सूत्र है। तो इसलिए मैं आज की चर्चा में आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहचानिए कि सरकारें हम लोगों को अपने नाटक में फंसा करके और हर 5 साल में ठप्पा लगवाती हैं कि अपनी गुलामी पर ठप्पा लगाओ। ये विषय अगले सप्ताह और चलेगा। एक सप्ताह के बाद हम 5 विषय ले लेंगे इकट्ठा और उसको और शॉर्ट में आपको समझा देंगे 5 को, लेकिन हम 5 विषय अगले सप्ताह फिर लेंगे आपको। उसके बाद फिर हम समाधान पर चर्चा शुरू करेंगे। तो आपका अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। शाम को वैसे शानू इसको संक्षेप में अपने हिसाब से कुछ समझा देगी। कल 11 बजे हम लोग फिर प्रश्नोत्तर सत्र भी रखेंगे ही। तब तक आप लोग जो प्रश्न करना चाहेंगे ऋषिकेश के संबंध में या आज की चर्चा के संबंध में, वो आप प्रश्न कर लीजिए। तो उसके बाद हम लोग आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। बताइए भाई, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, मेरा है प्रश्न। हाँ बताओ। हेलो। हाँ बताइए। हाँ हाँ, ये कर रहे हैं कि सरकार का काम है न्याय और सुरक्षा। हाँ। और धर्म गुरु का काम है बहुत सारा आपने बताया। हाँ। और सामाजिक काम कार्यकर्ताओं का क्या काम है और हम लोग किस श्रेणी में आते हैं और हम लोग क्या भूमिका है? देखिए, हम लोग हैं सामाजिक कार्यकर्ता। तो हम लोगों का काम है राज्य का मार्गदर्शन, समाज का मार्गदर्शन। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मतलब हम एक तरह से समाज की कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन राज्य का भी मार्गदर्शन करेंगे। जी जी जी, ठीक ठीक। हम लोग राज्य का मार्गदर्शन करें, हम लोग कर रहे हैं अभी, जो वर्तमान में कर रहे हैं। तो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण राज्य को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, जो कर रहे हैं। देखिए, राज्य है ओवरलोडेड। जैसे आपको एक उदाहरण बता दें, उदाहरण कि एक बैलगाड़ी पर 20 क्विंटल लादा जा सकता है। अब बैलगाड़ी पर लदा हुआ है 50 क्विंटल पहले से, हम और लादे जा रहे हैं बैलगाड़ी पर वजन। क्या फायदा होगा? बैलगाड़ी तो खड़ी ही रहेगी। तो सरकार जितना वजन नहीं उठा पा रही है, उसका वजन कम करना हम सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है कि सरकार का वजन कम करें। हम सामाजिक कार्यकर्ता समाज का वजन उसके ऊपर लादते न चले जाएं। अपना झोला झंडा हम ले लें और जो वजन हम नहीं उठा सकते हैं वो सरकार करेगी। ठीक है कि इसमें और कोई आपका प्रश्न है? ये है कि फिलहाल जो हम लोगों की जो समाज में जो विसंगतियां हैं, हाँ, जैसा आपने बताया, हाँ, तो उसको अभी छोड़ दिया जाए। हम लोग केवल राज्य को न सलाह दें। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। हम लोग तो समाज के लोग हैं। सामाजिक विसंगतियों पर तो हम लोग ध्यान देंगे ही, सामाजिक समस्याओं पर, लेकिन सामाजिक समस्याओं पर हम ध्यान देंगे। सती प्रथा जिंदा नहीं होनी चाहिए, हम इसके लिए सहमत हैं। बाल विवाह नहीं बढ़ना चाहिए, हम सहमत हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ड्रग्स को हम रोकने के लिए जन जागरण करेंगे, लेकिन ये हमारा सामाजिक लोगों का काम है, सरकार का नहीं। हम निकम्मे हो गए। समाज को देखिए, पश्चिम में तो समाज व्यवस्था नहीं है एकदम, तो पश्चिम में तो सरकार ही समाज बन गई। अब भारत में भी हम लोगों ने वही मान लिया। अब समाज सशक्त हो तो हम लोग सामाजिक समस्याओं का समाधान हम करेंगे,
जी। प्रशासनिक समस्याओं का समाधान राज्य करे। जी। अब राज्य कहती है कि बंदूक का लाइसेंस ले लो, बंदूक का लाइसेंस हम ले लें और गांजा तुम रोको। ये बताइए कौन सा क्या तरीका है? और हम आप सरीखे ना समझ लो सरकार को कहते हैं कि तुम गांजा रोको। हम सरकार से बंदूक का लाइसेंस मांगते हैं, बंदूक का लाइसेंस हमको दे दो सुरक्षा के लिए। बताइए कोई तर्क है इसमें? कोई तर्क? सती प्रथा सरकार रोके, ये कोई तर्क की बात है? तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, और कोई बात कुछ? ठीक है, तो आज की चर्चा को हम लोग यही समाप्त करते हैं। जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ बताइए। जी, ऋषिकेश से बोला। हाँ बताइए। देखना स्वामी, आपने जैसे कि सरकार ओवरलोड है। हाँ, और एक तरफ हम ये भी बात करते हैं कि सरकार की नीयत भी खराब है, सरकार में बैठे लोगों की नीयत भी खराब है। हाँ ठीक है। तो प्रश्न ये है कि सरकार ओवरलोडेड है या उसकी नीयत खराब है? और क्या जानबूझकर ओवरलोडेड होते हैं क्योंकि जनप्रिय होना चाहते हैं, अथवा समाज सेवी को कम करना चाहते हैं? देखिए, अभी तक जो भारत का सन 47 के बाद जो चल रहा है, इसमें सरकारें जानबूझकर ओवरलोडेड हो रही हैं। नीयत खराब है इन लोगों की, समाज को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं लोग। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये भूल से हो रहा है। सरकारें समाज को गुलाम बना करके बहुत से कानून बना करके, अनावश्यक कानून, पिछले सप्ताह चर्चा हुई थी इस पर, इसलिए आज मैं रिपीट नहीं किया। लेकिन सरकारें जो होती हैं समाज को गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं और इसलिए बहुत से कानून बना देती हैं और इनकी नीयत खराब है। वो अपने को मालिक समझती हैं और हम लोगों को गुलाम समझती हैं, समाज को। इसमें एक चीज और आती है कि क्या इसमें ये भी बात आ जाता है कि समाज सेवी अगर किसी समाज को विरोध कर रहा है, हाँ, तो क्या धूर्त नेता उस विषय को हाईजैक कर लेता है? हाँ कर लेता है, बिल्कुल सही है कि नेता लोगों में भी दो तरह के लोग हैं। अधिकांश नेता तो धूर्त है ही, अधिकांश। कुछ अच्छे भी हैं, वो भी उन्हीं के साथ हो गए हैं। तो वो लोग समस्या को हाईजैक कर लेते हैं। जैसे विनोबा भावे ने ग्राम दान चलाया, नेता लोगों ने उसको घुस करके समाप्त कर दिया। नेता लोगों का काम नहीं था उसमें कुछ भी। इसमें एक चीज और, जीडीपी का प्रश्न मैं पूछा क्या? जीडीपी वाला? हाँ जी, जीडीपी के ऊपर, जीडीपी पर। हाँ बताइए। आपने कहा था कि जीडीपी पर चर्चा करना व्यर्थ है, लेकिन जो ट्रेड डिफिसिट होता है, व्यापारिक घाटा जो होता है, हाँ, व्यापारिक घाटा पर भी चर्चा होगी। व्यापारिक घाटा, मैंने जीडीपी पर यह लिखा है, जो लिखा है जीडीपी पर वो मैं बता दूं कि मैंने लिखा है कि जीडीपी में दो बातें होती हैं वर्तमान में। एक, आंतरिक खपत बढ़े तो उत्पादन बढ़ेगा, और एक निर्यात बढ़े तब उत्पादन बढ़ेगा। तो सन 47 से लेकर आज तक आंतरिक खपत को बढ़ाया गया, हमारा उत्पादन बढ़ा भी आंतरिक खपत के लिए। और जब हम नहीं पूरा कर सके तो आयात करके हमने आंतरिक खपत को पूरा किया। निर्यात में हम पिछड़ते चले गए क्योंकि आंतरिक खपत हमारी बढ़ती चली गई। अब कोरोना के बाद ये समझ में आ रहा है कि आंतरिक खपत को घटाइए
उपयोग कम कीजिए। अगर आप आंतरिक खपत को बढ़ाते रहेंगे तो निर्यात कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। आयात बंद कीजिए, निर्यात बढ़ाइए, आंतरिक खपत घटाइए, महंगा होने दीजिए सामान। महंगा होगा तो खपत घटेगी। आवागमन को आपको महंगा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आवागमन को बहुत महंगा कर दीजिए। आंतरिक खपत घटाइए, निर्यात बढ़ाइए। और अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, आंतरिक खपत बढ़ाइए, निर्यात भले ही घट जाए। ऋषिकेश के विषय में इतना है, जब जो मकान थे, जब वो आपको शांत कर रहे थे और आपको सामान नहीं ले जाने दे रहे थे, और 48,000 रुपए से 1 लाख रुपए का उन्होंने जो वसूल किया, हाँ वसूल किया, प्रशासनिक सहायता क्यों नहीं ली? ये प्रशासनिक तौर पर हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हम लोग तो क्वारंटाइन थे यहाँ। भाई मकान तो वो आचार्य जी के नाम से था और मैं था। हम लोग दोनों आदमी तो यहाँ बनारस और रायपुर में क्वारंटाइन है। उन्होंने ये कहा कि वो लोग आवे, वो नहीं आएंगे तो हम नहीं जाने देंगे सामान आपका, आप इतना पैसा दे के जाइए। फोन से सारी बात हुई हम लोगों की, हमारी और आचार्य जी की। लेकिन वो डॉक्टर भट्ट ने कहा कि हम आचार्य जी आवे, खुद आवे तब हम जाने देंगे आपको। अब बताइए हम और आचार्य जी कैसे जाएं ऋषिकेश? फोन से मानने को तैयार नहीं हुआ वो आदमी। इसलिए हम लोगों के सामने एक दिक्कत आ गई कि हम कोई प्रशासनिक मदद भी नहीं ले सके। और कोई बात बताइए, कोई प्रश्न हो तो, और कल भी आप प्रश्न कर सकते हैं ऋषिकेश पर भी। मैं तो ये, मुझे बहुत खुशी होगी अगर डॉक्टर भट्ट आकर के, हिम्मत है तो आकर के सामने प्रश्न करें। मैंने जो कहा है वो, इसलिए हमने एक अवसर दिया है उनको कि अभी 24 घंटे का समय है। ठीक है, तो आज की चर्चा को यही हम समाप्त करते हैं। 5 मिनट अधिक ही हो गया है, कोई बात नहीं है। और फिर कल फिर 11 बजे हम लोग मिलेंगे और शाम को 6 बजे शानू, उसमें शाम वाले में ऋषिकेश का कोई प्रश्न नहीं है। शानू अपने विषय को अपने हिसाब से रखेगी, स्वतंत्रता पूर्वक रखेगी। और फिर कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे और खुल करके करेंगे। नमस्कार।